अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्लीट हार्डवेयर का पॉइंट ऑफ सेल का सिस्टम। इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है मास्टर, जिसमें मास्टर ग्रुप ऑफ काउंट आता है, टाइटल ऑफ काउंट, कंपनी प्रोफाइल, कैटेगरी प्रोफाइल, आइटम प्रोफाइल, मास्टर लोकेशन प्रोफाइल और इसी तरीके से रेट वेरीफाई और व्हाट्सएप मैसेज फीचर। सबसे पहले हम अगर मास्टर में देखें तो ग्रुप ऑफ अकाउंट है और टाइटल ऑफ काउंट है। ग्रुप ऑफ अकाउंट और टाइटल ऑफ अकाउंट का मकसद ये है कि हमारे अकाउंट्स जितने भी बनने हैं, सप्लायर्स हैं, कस्टमर्स हैं, वेंडर्स हैं, वो हमारे मास्टर ग्रुप के अंदर हम फुल व्यू करके उनके ग्रुप वाइज देखेंगे। जैसे पेएबल है, पेएबल को हम पेएबल भी कह सकते हैं, हमारा सप्लायर भी कह सकते हैं, तो इसको हम सप्लायर भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर रिसीवेबल है तो रिसीवेबल को हम कस्टमर भी कहते हैं। कस्टमर्स यानी कि जिनको हम सेल करते हैं और जिनसे कैश लेते हैं, वो रिसीवेबल्स होंगे, 05 में बनेंगे। सप्लायर्स यानी कि जो हमारे वेंडर्स हैं, जिनसे हम परचेजिंग करेंगे, उनको पेमेंट करेंगे, वो 04 में बनेंगे। कैश और बैंक के जितने भी अकाउंट है वो बनेंगे 01 के अंदर। एक्सपेंसेस वगैरह हमारे बनेंगे 98 के अंदर। इन्हीं ग्रुप्स को जब हम फर्दर आगे यूज़ करेंगे तो रिटर्न बैक करेंगे, मास्टर में टाइटल ऑफ अकाउंट में जाएंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने पे जब हम ग्रुप कोड लिखेंगे, जैसे कि अगर 04 है तो ये सप्लायर बना रहे हैं, अगर 05 है तो ये कस्टमर बना रहे हैं, और अगर 01 है तो हम बैंक बना रहे हैं। तो सप्लायर के लिए 04 लिखा, 001 ये पार्टी कोड हो जाएगा 4 डिजिट का, और अगला आगे लास्ट पे आएगा 00। इससे अगली पार्टी बनेगी तो 0002, इससे अगली 0003। इसका मतलब इस ग्रुप में 9999 पार्टीज बनेगी। स्टार्ट हमेशा हम 001 से ही करेंगे। एंटर करने पे अगर तो कोड पे ऑलरेडी पार्टी बनी हुई होगी तो ये दिखा देगा कि ये कोड डुप्लीकेट हो रहा है। अगर कोड न्यू है तो यहाँ पे हम न्यू पार्टी का नेम दे देंगे। जैसे यहाँ पे मैंने उस्मान ट्रेडर्स, मैंने एक सप्लायर का नेम लिखा, उसका एड्रेस लिखा, उसका फ़ोन नंबर लिखा, वही नंबर अगर व्हाट्सएप के लिए लिखना है तो 92 के साथ लिख देंगे। क्रेडिट लिमिट हम 0 छोड़ देंगे, इंटर इंटर करके नीचे आएंगे। ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे पार्टी का, कि प्रीवियसली हमने इसके साथ क्या लेन देन है, लेने हैं वैसे या देने हैं। अगर लेने हैं तो डेबिट में होंगे और अगर देने हैं तो क्रेडिट में होंगे, और अमाउंट लिख के इसको सेव कर देंगे। इससे नेक्स्ट सप्लायर 040002 पे बनेगा। इसी तरीके से सोन ये 9999 तक पार्टीज बनती जाएंगी। कस्टमर्स की अगर बात करें तो 05001 से कस्टमर स्टार्ट होंगे। जैसे यहाँ पे 6 नंबर तक हमारे पास कोड्स बने हुए हैं, तो नेक्स्ट कोड जो हमारा होगा वो 050007 पे बनेगा। और उस कस्टमर का हम नेम लिखेंगे, उसका एड्रेस लिखेंगे, उसका फ़ोन नंबर वगैरह लिखेंगे, 92 के साथ उसका मैसेज के लिए नंबर लिखेंगे, और क्रेडिट लिमिट लिख देंगे कि कितने अमाउंट की हम लिमिट रखते हैं, और फिलहाल उसकी तरफ हमारा प्रीवियस क्या बैलेंस है लेने वाला, वो हम डेबिट में लिख के सेव कर देंगे। तो ये जो दो सप्लायर यानी कि सप्लायर और कस्टमर्स जो हमने बनाए हैं, इनको कैसे देखना है लेक्चर वाइज, और इनके थ्रू एंट्रीज कैसे करनी है वो देखते हैं। और तीसरा हम साथ में बैंक भी बना के, तो बैंक के थ्रू भी एंट्री करते हैं। तो 01 ग्रुप में 0001 पे हम पहला कोड बना रहे हैं बैंक का। बैंक कोई भी बना लें, एमसीबी बैंक, अलाइड बैंक, जैसकस, जो भी आपके माइक्रो बैंक्स हैं वो सारे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। A/C लिख के यहाँ पे उसका अकाउंट नंबर लिखेंगे, एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह दे के क्रेडिट लिमिट 0 कर देंगे, और बैंक का जो ओपनिंग बैलेंस है वो यहाँ पे डेबिट में लिख के सेव कर देंगे। तो ये तीनों अकाउंट जो हमारे बन गए हैं, ये फाइनेंशियल रिपोर्ट में लेजर के अंदर जाकर हम चेक करेंगे। तो इंटर इंटर करके यहाँ पे पार्टी नेम सर्च करेंगे, जैसे ये यासीन का लेजर था, तो इसको यहाँ पे ओपन करेंगे। यहाँ पे पूरी डिटेल आ जाएगी कि ये पार्टी है, ये एड्रेस है, ये फ़ोन नंबर है, और इसका ये बैलेंस है जो कि हमने इससे लेना है डेबिट में। इसी तरीके से अगर सबका सप्लायर की बात करते हैं तो उसका भी यहीं पे नेम हम सर्च करेंगे, स्मार्ट ट्रेडर, और उसका भी हमारे पास सारी डिटेल आ जाएगी, और क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा कि हमने इसके कितने पैसे देने हैं। और तीसरा लेजर जो है वो भी बैंक का है, और बैंक का लेजर भी यहीं से ही हमारे पास ओपन हो जाएगा, एमसीबी बैंक का। और इसको भी यहाँ से हम ओपन करके देख सकते हैं कि इसमें हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना बड़ा हो गया है। और अगर ओवरऑल सारे अकाउंट्स हम देखना चाहें तो यहाँ पे एफ नंबर पे हमारे पास ट्रायल बैलेंस है, जिसको हम ओपन करेंगे तो इंटर करके ट्रायल बैलेंस ओपन हो जाएगा, और उसमें हमारे पास कंप्लीट डिटेल आ जाएगी कि कैश और बैंक में हमारे पास इतना बैलेंस पड़ा है। सप्लायर पेएबल्स में एक सप्लायर है जिसके हमने इतने पैसे देने हैं, रिसीवेबल में एक कस्टमर है जिससे इतने पैसे हमने लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसीजर होता है वो होता है कैश रिसीविंग, कैश पेमेंट और बैंक वोचर का। तो सबसे पहले हम रिसीविंग वोचर देखते हैं कि अगर हमने कैश किसी से भी लेना है तो हम रिसीविंग वोचर डालेंगे, कस्टमर का नेम लिखेंगे, जैसे यासीन था, इससे हमने 30,000 लेना था, इसने आज हमें 20,000 कैश की रिकवरी दे दी। तो यहाँ पे हमने कैश बाय हैंड यानी कि बाय हैंड उससे कैश ले लिया और इसको सेव कर दिया।
वोचर सेव होने पे जब हम रिटर्न बैक करेंगे तो लेजर में से हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं यासीन का लेजर। तो हमारे यासीन के लेजर में से 30 में से 20 हमें मिल गया, 10,000 हमारा रिमेनिंग बैलेंस के अंदर रह गया जो कि यासीन से हमने लेना है। और अगर हम कैश बुक में देखेंगे, कैश बुक से मुराद हमारा रोज नामचा है डेली का। तो कैश बुक में यहाँ पे आज का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा कि हमारे पास 0 बैलेंस था पहले, आज 20,000 आया है, 20,000 रिकवरी हुई है, तो टोटल बैलेंस भी 20 ही पड़ा हुआ है। और अगर हम पेमेंट करते हैं किसी भी सप्लायर को या किसी भी एक्सपेंस को, तो कैश पेमेंट वोचर करेंगे, इंटर 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 करके यहाँ पे कोड में आके सर्च करेंगे, या तो सप्लायर का नेम लिख देंगे, और या अगर कोई एक्सपेंस है तो फिर एक्सपेंस का नेम लिखेंगे। तो वो एक्सपेंस हम सैलरी का या शॉप रेंट का या कोई भी एक्सपेंस हो सकता है, उस एक्सपेंस को यहाँ पे सर्च करके उसके नाम पे एंट्री डालेंगे। तो यहाँ पे सप्लायर का जब मैंने नेम लिया तो उसने नाम, एड्रेस और उसका बैलेंस भी उठा लिया कि ये -2 लाख है कि हमने इसका 2 लाख देना है। फिलहाल हमारे पास 20,000 कैश था तो उसमें से मैंने 10,000 कैश पे कर दिया और इसको सेव कर दिया। अब अगर रिटर्न बैक करके मैं देखूंगा तो यहाँ पे लेजर में उस्मान ट्रेडर के लेजर के अंदर जहाँ पे हमने उसको 2 लाख देना था, 10,000 कैश हमने दे दिया, 190 अभी उसका रिमेनिंग बैलेंस रह गया है। इसी तरीके से अगर हम अपनी साइड पे कैश बुक देखेंगे तो कैश बुक इंटर करके ओपन करने पे वो दिखा रहा है कि 20,000 कैश आया था, 10 आपने दे दिया है, रिमेनिंग आपका 10 रह गया है कैश के अंदर। और अगर हम बैंक की बात करते हैं तो बैंक के लिए DRCR वोचर होता है। DRCR वोचर में ये होगा कि टाइप वोचर ऑटो बनेंगे, इंटर करके डीआर कोड में हमेशा वो पार्टी देनी है जिसको हमने पेमेंट देनी है, यानी कि डेबिट जिस भी अकाउंट में पैसे जा रहे हैं वो डेबिट होगा और जिस अकाउंट से जा रहे हैं वो क्रेडिट होगा। तो उस प्लान को हमने डेबिट किया और उस MCB बैंक को क्रेडिट किया, और हमने इसको यहाँ से 30,000 रुपया ऑनलाइन या जितना भी बाय चेक दिया होगा वो यहाँ पे बता देंगे, ऑनलाइन टू उस्मान ट्रेडर्स, ठीक है। और आगे हम उसका स्लिप नंबर वगैरह भी बता सकते हैं कि ये स्लिप नंबर इस नंबर पे हमने इसको सेंड किया, ये सेव कर देंगे। तो क्रेडिट हमारा बैंक हो जाएगा और डेबिट हमारा सप्लायर हो जाएगा। तो यहाँ पे लेजर खोला उस्मान ट्रेडर का, उसको ऑनलाइन 30,000 की आ गई और 160 अब उसका रिमेनिंग रह गया है। जो पेमेंट हमने उसको ऑनलाइन दी है वो हमने कैश बुक से नहीं दी। तो अगर हम कैश बुक ओपन करके भी देखेंगे तो वहाँ पे 10 का 10 बैलेंस वैसे ही पड़ा हुआ है। हमने पेमेंट दी थी बैंक से और लेजर भी हम किसका देखेंगे, MCB बैंक का। तो बैंक में 5 लाख में से 30,000 ऑनलाइन चला गया और 470 हमारा बैंक के अंदर रिमेनिंग रह गया है। तो यहाँ तक DRCR वोचर हो गया हमारा। और अगर यही एंट्री हम कस्टमर साइड से लेते हैं, यानी कस्टमर हमें ऑनलाइन दे रहा है, तो ऊपर बैंक डेबिट में आ जाएगा और नीचे क्रेडिट में कस्टमर आ जाएगा और अमाउंट लिख के हम उसको सेव कर देंगे। नेक्स्ट प्रोसीजर पे आते हैं कि रिसीविंग और पेमेंट्स के बाद अब परचेज और सेल की बात अगर करें तो उसके लिए हमारे पास आइटम होना ज़रूरी है। तो आइटम के लिए सबसे पहले कंपनी प्रोफाइल बनती है, कैटेगरी और फिर आइटम बनती है। तो कंपनी में जब हम ऐड करेंगे, 1 नंबर से हमारी कंपनी स्टार्ट होगी। वो कोई भी कंपनी हो सकती है, मास्टर है, यूनिक है, या कोई भी कंपनी आप नेम लिखना चाहें वो नेम लिख सकते हैं। कंपनी वाइज मैंने 2 कंपनीज बना दी। अगर कोई तीसरी कंपनी नहीं है, आप लोकल ही प्रोडक्ट मतलब कि मार्केट से लेके सेल करते हैं, तो उसको कंपनी नेम भी लोकल रखते हैं। तो ये मेरे पास 3 कंपनीज यहाँ पे ऐड हो गई, मास्टर, सर्विस और यूनिक और लोकल, ठीक है। इस तरीके से ये कंपनीज ऐड हो गई। जस्ट ऐड किया था, कोड आ गया था, नेम देके उसको सेव कर दिया। कैटेगरी में जब हम आएंगे तो कैटेगरी में ऐड करने पे ऑटोमेटिकली कोड आएगा। अब हम उसकी टाइप्स बताएंगे कि हमारे पास किस किस टाइप की चीज़ें हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल डोर लॉक्स हैं तो हम यहाँ पे डोर लॉक्स लिखेंगे, सेव कर देंगे। ये एक टाइप हो गई, इसके अंदर कई टाइप क्वालिटी के डोर लॉक्स होंगे, वो आइटम प्रोफाइल में बनेंगे। उसके अलावा नेल्स हो सकते हैं, जो कील वगैरह हैं वो नेल्स में आ जाएंगे। इसके अलावा हम कोई भी और भी औजार हो सकते हैं, तो जैसे रेंच वगैरह है तो रेंच यहाँ पे लिखते हैं। इसी तरीके से अगर हैंडल्स की बात करें तो हैंडल्स आ जाएंगे, ठीक है। और मज़ीद जितनी भी टाइप की कैटेगरी हो सकती है वो यहाँ पे हम कैटेगरीज बताते जाएंगे, ठीक है, और उसको सेव करते जाएंगे। उसके बाद आइटम प्रोफाइल में मेन चीज़ आएगी, मास्टर आइटम प्रोफाइल ओपन करेंगे, ऐड करेंगे। अगर तो बार कोड है उस प्रोडक्ट का तो हम उसको यहाँ पे कोड में स्कैन कर लेंगे। अगर बार कोड नहीं है तो हम मैनुअली 4 डिजिट का कोड लाजमी बनाएंगे, ताकि इन फ्यूचर अगर हम उसका बार कोड बनाना चाहें तो हमारे पास एटलीस्ट उसका बार कोड बनाने जितना साइज हो, यानी कि उसके उतने नंबर्स हों ताकि बार कोड प्रॉपर बन सके। अगर हम उसको सिंगल डिजिट में या 2 डिजिट्स में रखेंगे तो वो बार कोड इतना छोटा बनेगा कि स्कैनेबल नहीं होगा।
ये 4 डिजिट आप कैरेक्टर्स के भी कर सकते हैं और नंबर्स के भी कर सकते हैं, और अगर उनको कंबाइन करना चाहें तो कंबाइन भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं डोर लॉक की बात करता हूँ तो DLI, ये डोर लॉक के लिए मैंने शॉर्टकट कर दिया, और 01 ये जस्ट एक नंबर डाल दिया। नेक्स्ट डोर लॉक 02 पे आ जाएगा, नेक्स्ट 03 पे आ जाएगा। अगर 001 करना है तो वो भी कर सकते हैं। 5 यानी कि 4 से 6 डिजिट्स के दरमियान हम अपना कोई भी कोड बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे DL01 कोड दिया, उसने कहा कि इंटर करके कि ये इनवैलिड कोड है, यानी कि इस कोड पे कोई आइटम नहीं है। फिर हम यहाँ पे बताएंगे कि ये प्रोडक्ट क्या है। ये डोर लॉक है और राउंड है या जिस भी शेप का है वो शेप लिख सकते हैं। अगर उसका कलर भी लिखना चाहें तो कलर भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। उर्दू नेम में अगर यही चीज़ लिखना चाहें तो इसी का यहाँ पे आप उर्दू के अंदर भी नाम वगैरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जस्ट एक रेफरेंस के तौर पर उर्दू लिखी। लोकेशन लिखना चाहते हैं तो लोकेशन भी लिख सकते हैं कि मेन रैक में पड़ा है, राइट रैक में पड़ा है, जहाँ पे भी इसकी लोकेशन है। पैकिंग बताएंगे कि 1x1 है, यानी कि सिंगल पैक में एक बॉक्स यानी कि एक यूनिट ही सेल होता है। सेल रेट हम ये सेल कितने में करते हैं, हम ये 500 रुपये में सेल करते हैं। 480 का हम होलसेल रेट में सेल करेंगे। और अगर एम्प्लॉय का कमीशन देना है, कितने परसेंट कमीशन देना है वो भी बता सकते हैं। अगर नहीं है तो उसको इंटर करके छोड़ दें। इंटर करके नीचे आते जाएं, कॉस्ट रेट में बता दें कि हमें कितने में आता है। उसके बाद डिमांड रिपोर्ट आ जाएगी कि आपके पास मिनिमम कितने होने चाहिए। हमने कहा जी 50 तो हमारे पास कम से कम होने चाहिए। जब उससे कम डिमांड में आएगा तो हमें अलग से रिपोर्ट मिल जाएगी ये चीज़ खत्म हो रही है। अभी कितने पड़े हैं, अभी हमने काउंटिंग की तो हमारे पास निकले 70। तो 70 क्वांटिटी हमारे पास स्टॉक के अंदर आ गई और 21,000 हमारे पास यहाँ पे अमाउंट आ गई। और इसको जब हमने यहाँ पे तो यहाँ पे इसकी टोटल अमाउंट आ गई है 21,000 का हमारा स्टॉक बना है। उसके बाद उसकी कैटेगरी आ जाती है। तो कैटेगरी में जब हम सर्च करेंगे तो वही 4 कैटेगरी जो हमने पीछे बनाई थी, रेंच और नेल्स हैंडल्स वगैरह के नाम से, तो उसी के अंदर हमारा डोर लॉक का भी यहाँ पे आ गया। डोर लॉक कैटेगरी सेलेक्ट होगी, कंपनी जिस कंपनी का वो होगा वो कंपनी सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं इसको मास्टर कंपनी में डाल देता हूँ। यहाँ पर सप्लायर कोड में हम ओपनिंग स्टॉक ही रख रहे हैं, यानी कि अपना स्टॉक रख रहे हैं, तो यहाँ पे ओपनिंग कोड ही देंगे। ओपनिंग में हमारी अपनी इन्वेस्टमेंट ऐड होगी। ऑटो बिल यही रहेगा, पार्टी बिल 0, डिस्काउंट 0। और गोडाउन में हम लोकेशन वाइज गोडाउन ले सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे मैं 0 करता हूँ तो शॉप है, वेयर हाउस 2 है, वेयर हाउस 3 है, ऐसे मजीद जितनी भी लोकेशन ऐड करना चाहें वो हम मास्टर में मास्टर लोकेशन से ऐड कर सकते हैं। तो इसको सेव कर दिया, ये हमारा पहली प्रोडक्ट ऐड हो गई है। नेक्स्ट, अगर डोर लॉक के अलावा कुछ और चीज़ है जैसे नेल्स हैं, तो नेल्स के लिए NA01 से मैंने स्टार्ट किया। वो मैंने लिया, नेल है 1 इंच का है, ठीक है, ब्लैक है या जो भी कलर है वो भी लिख सकते हैं। आगे उसकी पैकिंग वगैरह सारी डिटेल आ जाएगी, 1 बाय 1 हम लिखेंगे। हम कहते हैं जी 6 रुपये का एक नेल हम सेल करते हैं, हमें वो 3 रुपये में आता है। हमारे पास अगर डब्बी वाइज हम देखेंगे, एक डब्बी में 500 नेल है तो हमारे पास 1500 नेल होना चाहिए, यानी कि हमारे पास 3 डब्बियाँ होनी चाहिए। काउंटिंग अगर हम उसकी प्रॉपरली स्टॉक अगर मैनेज करना है तो हम प्रॉपर उसका काउंट करेंगे कि हमारे पास अगर एक डब्बी में 50 100 आते हैं, 500 आती है ना, यानी कि तो हम उसको कह देंगे कि हमारे पास 5 डब्बियाँ पड़ी हैं, तो यानी कि 2500 नेल हमारे पास इस टाइम पड़ा हुआ है, ठीक है। वो इतनी वैल्यू का बना, उसको कैटेगरी फिर हम नेल्स कैटेगरी में ही देंगे। और अगर वो हमने मास्टर कंपनी का या यूनिक का नहीं है तो उसको हम लोकल कंपनी में भी डाल सकते हैं और इंटर करके उसको सेव कर देंगे। ये जो 2 प्रोडक्ट्स हमने ऐड की हैं, ये अब हमारे पास आइटम प्रोफाइल में ऐड हो गई हैं। तो अब हम प्रॉपर्ली इसकी सेल्स भी कर सकते हैं और मज़ीद परचेजिंग भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम उसका स्टॉक देखेंगे। सिंगल आइटम वाइज़ भी हम उसका लेजर में स्टॉक देख सकते हैं, ओपनिंग से रिसिप्ट वाइज़ भी देख सकते हैं। स्टॉक इन हैंड हमें सारा ओवरऑल स्टॉक दिखाएगा। तो मैंने इंटर करके जब ओके किया तो इसने दिखाया कि मास्टर कंपनी में डोर लॉक्स कैटेगरी में आपके राउंड ब्राउन कलर के जो लॉक्स हैं वो 70 पड़े हैं, इस रेट के हिसाब से इतनी वैल्यू के हैं। और लोकल कंपनी में जो नेल्स कैटेगरी है उसमें आपके नेल्स हैं ये पड़े हैं जो कि इतने पड़े हैं, इस रेट के हिसाब से इतनी वैल्यू के, यानी कि टोटल 28,500 का हमारा स्टॉक पड़ा हुआ है। कंपनी वाइज भी आ रहा है और कैटेगरी वाइज भी। और अगर आप स्पेसिफिक कंपनी का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो फिर स्टॉक लाइक कंपनी में भी देख सकते हैं। यहाँ पे एंटर करके जिस भी कंपनी को आप सेलेक्ट करके ओके करेंगे वो उस कंपनी का रिकॉर्ड दिखा देगा कि मास्टर के अंदर टोटल कितना स्टॉक है, वो है 21,000 का, ठीक है। इसी तरीके से कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं। एंटर करके कैटेगरी में अगर आप यहाँ पे कैटेगरी 1 यानी कि 1 नंबर पे हमारी वो थी डोर लॉक की, अगर हम वो सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे 1 1 करके
कैटेगरी स्टॉक वैल्यू हम चेक कर लें या कैटेगरी लाइक एन आइटम रिपोर्ट, तो वो सिर्फ डोर लॉक्स की पूरी लिस्ट निकाल देगा कि डोर लॉक में हमारे पास क्या क्या आइटम पड़ी है और कितनी वैल्यू की पड़ी है। तो इस तरीके से ये सब रिपोर्ट्स इसके अंदर भी लगी हुई हैं, क्वांटिटी वाइज, जीरो स्टॉक वाइज, माइनस वाइज, कैटेगरी वाइज, तो ये रिपोर्ट भी सारी हम देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम गोडाउन वाइज देखें तो सिंगल गोडाउन वाइज भी देख सकते हैं और ऑल गोडाउन वाइज भी रिपोर्ट देख सकते हैं। ऑल गोडाउन रिपोर्ट लेंगे तो वो हमें दिखाएगा कि जो हमारे पास डोर लॉक हैं शॉप में कितने पड़े हैं, 70। इसके अलावा गोडाउन 1 में या 2 में या 3 में जितने भी हमने गोडाउन बनाए होंगे उनमें कितने पड़े हैं वो अलग अलग भी दिखाएगा, और कंबाइन जो स्टॉक है वो स्टॉक इन हैंड में दिखाएगा। तो ये दोनों चीजें हमारे पास यहाँ पे शो हो रही हैं। अब सेल की साइड पे आते हैं। तो सेल के लिए अगर हम सेल इनवॉइस करते हैं तो ये होगी उधार की सेल, और अगर वॉकिंग कस्टमर की सेल है तो वो होगी काउंटर सेल। एट अ टाइम 3 काउंटर्स आप बना के उन पे सेल्स कर सकते हैं। सेल काउंटर पे अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पे मैंने सेलमैन नेम लिखना हो वो भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर तो हम बारकोड स्कैन करेंगे तो डायरेक्ट स्कैन हो जाएगा, और हम एंटर करेंगे तो सर्च आ जाएगी। सर्च में अब देखें वही प्रोडक्ट्स आ गई जो हमने ऐड की थी। अब उसको आप बाय नेम भी सर्च कर सकते हैं, नेल लिखेंगे तो नेल्स आ जाएंगे, डोर लिखेंगे तो डोर लॉक आ जाएंगे। इसमें कैटेगरी वाइज भी सर्च हो रही है, यानी कि अगर मैं इसको कैटेगरी वाइज भी और कंपनी वाइज भी, यानी कि अगर मैं मास्टर सर्च कर रहा हूँ तो देखें मास्टर कंपनी नेम था, तो आइटम और कैटेगरी में मास्टर का कोई ताल्लुक भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो सिलेक्ट करके मास्टर का सारा स्टॉक ले आएगा। तो इस तरीके से आप जो भी सेल करना चाहते हैं वो यहाँ पे सर्च कर लेंगे। ये आपको दिखा रहा है कि ये आपके पास 70 यानी कि पीस पड़े हैं। 300 रुपये की आपको ये डिम सी वैल्यू दिखा रहा है कि इतने वैल्यू में आपको ये आ रहा है, और आप इसको कितने में सेल कर रहे हैं। यहाँ पे भी रेट ओपन है, आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। मैंने कहा जी 500 में सेल करें, अगर परसेंटेज डिस्काउंट दे रहे हैं 20%, 10% और परसेंटेज डिस्काउंट दे देंगे, अदरवाइज हम उसको इंटर इंटर करके सेव कर देंगे। तो ये बिल में एक क्वांटिटी ऐड होगी। मोर एंट्री की, इसके अलावा हमने नेल्स की है, 20 नेल कर लिए, 100 रुपये का एक नेल था, 120 के बन गए और सेव कर दिया। इसी के अंदर ही क्वेश्चन आ जाता है कि अगर चीज़ हमारी रिटर्न हो जाती है, यानी कि वो वापस कर लेता है, तो वो यहीं पे हम उस आइटम को रिटर्न डाल देंगे। जैसे अगर मैं नेल्स की एग्जांपल लूँ, वो कहता था 20 की जगह पे 10 नेल्स करने थे, आपने 10 एक्स्ट्रा डाल दिए हैं या मैंने 10 गलती से एक्स्ट्रा ले लिए हैं, तो -10 डाल के जब आप इंटर इंटर करके सेव करेंगे वो ऑटोमेटिकली 60 की अमाउंट माइनस कर देगा और आपका 560 रुपये का बिल रह गया। फिर कैश चेंज की भी ऑप्शन है। आप यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे, कस्टमर ने आपको कितने दिए हैं वो खुद ब खुद बता देगा कि चेंज कितनी देनी है और हमने कितनी रिसीविंग की है। हमने 560 की रिसीविंग की है। जैसे ही हम इसको यहाँ पे प्रिंट करेंगे, ये हमारे पास इसका बिल बन के आ जाएगा। उसमें पूरी डिटेल आएगी, क्या क्या चीज़ कितनी आई थी, कितनी रिटर्न हुई है, कितने हमने कैश लिया है, और इसको यहाँ से हम जब प्रिंट करेंगे तो ये थर्मल प्रिंटर पे बिल प्रिंट हो जाएगा। बिल प्रिंट होके काउंटर हमारा खाली हो जाएगा। इसी तरीके से काउंटर 2, 3 जिस पे मर्जी आप सेल कर लें। जब आपने शाम में रिपोर्ट्स चेक करनी है सेल की या स्टॉक की, तो यूटिलिटी में आके आपने करना है एच नंबर पे जाके काउंटर ऑल बिन डाटा ट्रांसफर टू प्रोग्राम, ताकि जो भी काउंटर्स में सेल्स हुई हैं वो डाटा ट्रांसफर होकर लेजेस में अपडेट हो जाए। बिफोर फंक्शन क्लोज ऑल यूजर इसको ओके कर दें और मैसेज पढ़ें योर डाटा ट्रांसफर टू मेन प्रोग्राम, ये लिखा आना चाहिए। जब ओके हो गया है तो अब आपकी सेल रिपोर्ट सब रेडी है, डेली सेल, कस्टमर वाइज, आइटम वाइज, मंथ वाइज, और इनके अंदर भी आप देखें तो एक एक रिपोर्ट के अंदर ये यहाँ पे 5-5, 6-6 मजीद रिपोर्ट्स भी लगी हुई हैं। डेली के अंदर भी देखें तो 5 एक्स्ट्रा रिपोर्ट्स हैं, डेट वाइज, आइटम वाइज, मैकेनिक वाइज। अब ये देखने के लिए डेट देनी है आपने, यानी कि जिस दिन की रिपोर्ट देखनी है उस दिन की डेट दे के इंटर इंटर करके ओके पे आकर रुकना है। ओके पे भी रिपोर्ट है और ये सारी भी रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। तो ओके कर लें तब भी रिपोर्ट आ जाएगी। तो उसने दिखाया कि आज के दिन में डोर लॉक 1 सेल हुआ, नेल्स 20 सेल हुए थे, फिर नेल्स आपके 10 रिटर्न हो गए। टोटल एक्चुअल में आपकी इतनी आइटम सेल हुई हैं, 11 आइटम्स, और जो कि बनती थी 560 रुपये की, ठीक है। इसी तरीके से अगर प्रॉफिट एंड लॉस देखना चाहें तो समरी वाइज प्रॉफिट एंड लॉस भी उसी दिन में आ जाएगा कि 27/12/2023 में हमने इंटेंट करके अगर कंपनी वाइज प्रॉफिट देखना है वो भी आ जाएगा, कैटेगरी वाइज भी, आइटम वाइज भी, कस्टमर वाइज भी, और ओके करने पे पूरी डिटेल वाइज आ जाएगा कि हमने डोर लॉक एक बेचा, 300 में लिया था, 500 में बेचा, 200 प्रॉफिट हुआ, जो कि 66.66% हमारी प्रॉफिट रेशियो बना रहा है। और नेल्स हमने 10 बेचे, 30 के लिए थे, 60 के बेचे, यानी कि 30 रुपये प्रॉफिट, यानी कि हमारे पास इसका 100% उसका प्रॉफिट रेशो आई है। 3 रुपये में लेकर 6 में हमने डबल में बेचा ना उसको, तो ये 100 रेशो आ गई। और टोटल 230 रुपये का हमारा प्रॉफिट हुआ है आज की 560 की सेल के अंदर। और इसके साथ साथ ऑटोमेटिकली स्टॉक भी आपका माइनस हो गया हुआ है।
हमारे पास 70 लॉक्स थे, एक सेल करने पे हमारे पास 69 बच गए, और जो 2500 नेल्स था जिसमें 10 सेल करने पे 2490 नेल्स हमारे यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये नेल्स 2490 कैसे रहे हैं, क्योंकि हमने, अगर मैं इसका अब आपको आइटम लेजर दिखाता हूँ नेल्स का, तो हमने सबसे पहले 2500 रखे थे, 20 सेल किए थे, फिर हमने 10 की रिटर्न डाल दी थी, तो रिटर्न भी वापस स्टॉक में खुद ब खुद जमा हो गई है, और हमारे पास 2490 ही स्टॉक प्रॉपर बचा है हमारे पास। ठीक है, इसी तरीके से ये सब रिपोर्ट्स हैं, इनवॉइस प्रिंटिंग, डुप्लीकेट बिल निकालना वो भी निकाल सकते हैं, यूजर वाइज रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं, सेलमैन वाइज रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं, ये सब रिपोर्ट्स इसके अंदर लगी हुई हैं। अब आते हैं परचेजिंग साइड पे, तो परचेजिंग के लिए बल्कि इसमें सेकंड हमारी सेल थी क्रेडिट सेल वाली, तो क्रेडिट सेल में भी चेक कर लेते हैं। होल सेल इनवॉइस जब हम करते हैं तो यहाँ पे पार्टी का नेम देंगे, जैसे कि हमारे पास पार्टी थी यासीन, इंटर इंटर करके यहाँ पे आके हमने डोर लॉक्स 2 सेल किए यासीन को, यहाँ पर रेट हमारा ओपन आ रहा है ताकि हम अपनी मर्जी से उसको कोई भी रेट लगा सकते हैं। हमें इसका परचेजिंग रेट आ गया है 300 का, कि हमने 300 में खरीदा है। ऊपर हमारे पास ये इसका पार्टी का प्रीवियस बैलेंस आ रहा है कि यासीन से हमने प्रीवियसली 10,000 भी लेना है। हमने इसको अब दिया है 480 का लॉक, 960 के लॉक्स बन गए, और उसमें अगर कोई मजीद डिस्काउंट छोड़ना है तो फाइनल डिस्काउंट में डिस्काउंट लिख देंगे। अब वो कहते हैं कि ये जो आपने बिल बनाया है इसमें आपने कितनी रिकवरी ली है, सारा ही उधार किया है तो ये जीरो रहने देंगे कैश रिसिप्ट को, ये वही एड रिकॉर्ड वाला कैश रिसिप्ट लगा हुआ है इसके अंदर। अगर कस्टमर कहता है कि यार मेरे पास 500 है, आप 500 ले लें, बाकी मेरे पैसे जो है ना वो मेरे खाते में डाल दें, तो 500 रिसीव करके हमने इसको यहाँ पे सेव कर दिया। जब हम यहाँ पे इसका प्रिंट लेंगे बिल का, तो लेजर प्रिंट पे भी निकाल सकते हैं और थर्मल पे भी, तो वो पूरी डिटेल आ जाएगी कि क्या क्या चीज़ सेल हुई, कितना का बिल था। 960 का बिल था, हमने ले लिया 500, बकाया बचा बिल का 460, और पुराने 10,000 में 460 ऐड होकर टोटल 10,460 अब उस पार्टी का प्रेजेंट बैलेंस खड़ा हो गया, और पार्टी कौन थी, यासीन। उसके बाद जब हम इसको काउंटर सेल अगेन ट्रांसफर कर देंगे, सेल्स करने के बाद लाजमी हम काउंटर सेल ट्रांसफर करेंगे, यस कर देंगे, तो हमारे पास अब डेली सेल रिपोर्ट या कस्टमर वाइज रिपोर्ट जो मर्जी ले लें, उसमें भी अब वो डिटेल दिखाएगा कि जो आपने काउंटर्स पे सेल की है वो कितनी थी, ये काउंटर सेल आ गई, उसमें हमारी 560 की सेल हुई थी, और जो पार्टी को सेल की है यासिन को, वो आपने 960 रुपए की सेल की, और जो जो रिकवरी हमने काउंटर से या पार्टी से की है वो डायरेक्टली हमारे पास कहाँ पे जमा हो गई थी, कैश बुक में, क्योंकि हमने 560 का बिल बनाया था काउंटर का, वो भी हमने रिसीव कर लिया था, और जो यासिन से उधार के तौर पे भी हमने, यानी कि उसने उधार में 500 रुपये हमें रिकवरी दी, बाकी खाते में डाल दिए थे, तो वो 500 भी हमारे कैश बुक में जमा हो गया, तो पूरे दिन की कैश रिकवरी हमारे पास यहाँ पे जमा होती जाएगी। ठीक है, और अगर मैं पार्टी का अब लेजर भी निकाल के देखूँ यासीन का, तो उसमें वही डिटेल आएगी कि हमने 10,000 इसका लेना था, 960 की हमने इसको सेल की, और 500 रुपये हमने इससे ले लिया, तो 10,460 इसकी तरफ अब खड़े हैं लेने वाले। ये था उसका लेजर शॉर्ट, जिसमें सिर्फ पार्टिकुलर डेबिट क्रेडिट आता है। अगर आप यही चीज़ डिटेल में देखना चाहें तो लेजर डिटेल भी देख सकते हैं, और यहाँ पे यासीन का लेजर ले लेंगे तो वो आपको डिटेल वाइज दिखाएगा कि बिल नंबर क्या था, क्वांटिटी कितनी थी उस आइटम की, और क्या रेट था, कितनी अमाउंट थी, और फिर आगे बैलेंसेस आ जाएंगे। और इसी तरीके से लेजर डिटेल के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मजीद रिपोर्ट्स भी लगी हुई हैं, ओके पे रुकने के बाद हम लेजर लाइक बिल भी निकाल सकते हैं, लेजर लाइक इनवॉइस प्रॉफिट भी, कस्टमर वाइज मंथ वाइज रिपोर्ट भी, मंथ वाइज रिपोर्ट भी आ जाएगी, सेल समरी क्रेडिट लिमिट रिपोर्ट भी आ जाएगी। तो अगर मैं ये लिमिट वाली रिपोर्ट निकालता हूँ तो वो मुझे ऑटोमेटिकली दिखा देगा कि यासीन की तो मैंने लिमिट रखी थी 20,000 की, यासीन की तरफ सेल हुई है इतने की, रिकवरी हुई है इतने की, और उसकी तरफ अभी 10,000 हमारा खड़ा है। ठीक है, यानी कि वो अपनी लिमिट से काफी नीचे आ चुका है। ठीक है, यानी कि 9,540 उसकी लिमिट माइनस में है, ओवर नहीं है इस टाइम पे, माइनस में गई हुई है, क्योंकि खड़ा ही उसकी तरफ 10,000 बैलेंस, अगर 20,000 से ऊपर जाता तो वो लिमिट ओवर में प्लस में आ रहा होना था। ठीक है, इस तरीके से पार्टी की पूरी डिटेल आ जाती है। और अब आते हैं नेक्स्ट परचेजिंग के साइड पे, तो परचेज इनवॉइस यहाँ पे जब हम करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे सप्लायर की डिटेल आ जाएगी, हम जिस भी सप्लायर से खरीद रहे हैं उस सप्लायर का नेम लिखेंगे, इंटर इंटर करके पार्टी नंबर नेम लिख देंगे, बिल नंबर लिख देंगे, फिर जो भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो प्रोडक्ट लेंगे, उसकी जितनी क्वांटिटी ले रहे हैं वो क्वांटिटी लेंगे, जिस रेट में वो आ रहा है वो रेट दे के इंटर इंटर करके उसको सेव कर देंगे। तो डोर लॉक भी हमने ले लिया, नेल्स भी ले लिए, और जो जो चीज़ें भी ऐसी आई होंगी वो हमने यहाँ पे क्वांटिटी वाइज सारी लेके सेव कर दी। तो ये जो हमने 6500 की परचेजिंग की है स्मार्ट ट्रेडर से,
ये ऑटोमेटिकली उस स्मार्ट ट्रेडर के लेजर के अंदर भी क्रेडिट में आ जाएगी कि हमने इसके अब ये पैसे भी देने हैं। एक साथ हमने प्रीवियस देना था, डोर लॉक और नेल्स हमने उससे खरीद लिया है, लेजर शॉर्ट में देख रहे हैं तो इस वजह से क्वांटिटी नहीं आ रही, लेजर डिटेल में देखेंगे तो क्वांटिटी भी आएगी। तो यहाँ पे टोटल आ गया कि हमने 1,66,500 उसका देना है। और यही चीज़ ऑटोमेटिकली डेली परचेज, सप्लायर वाइज इन सब जगह पे रिपोर्ट्स में आ जाएगी। तो आप डेली वाइज ले लें या सप्लायर वाइज ले लें, डेट दे के लिखेंगे तो यहाँ पे वो पूरी डिटेल दिखा देगा कि आपने ओपनिंग में यानी कि अपना स्टॉक क्या रखा था, 70 रखे थे डोर लॉक, 2500 नेल्स रखे थे, ये आपका 250 का अपना स्टॉक था। जो आपने उस्मान ट्रेडर से खरीदा है वो आपने 10 लॉक खरीदे हैं और 1000 नेल्स खरीदे हैं जो कि 6500 के थे। और अगर ओवरऑल देखें तो आपने 35,000 का पूरा स्टॉक अपने पास ऐड किया है। ठीक है, तो ये परचेज की सारी रिपोर्ट्स आ जाती हैं, कॉस्टिंग रिपोर्ट, परचेज रिटर्न की रिपोर्ट, बारकोड प्रिंटिंग आप कर सकते हैं। इन फ्यूचर अगर आप बारकोड निकालना चाहें तो आप यहाँ पे आके कोड स्कैन करेंगे यानी कि सिंपली आइटम का नेम देंगे, जैसे ये डोर लॉक था, कितने स्टिकर निकालने हैं, स्टिकर की क्वांटिटी बता के उसको बारकोड ऑन स्क्रीन करके तो यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो वो आपके प्रिंट के ऊपर भी वहाँ पे आ जाएगा कि आपने ये वाला इतने स्टिकर यानी कि इस तरीके से आपका स्टिकर बनेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे 2x1 1.5 कोई भी साइज ले लेता हूँ, जब मैं उसको ओपन करूंगा तो वो वहाँ पे कमांड, ये मैंने डायरेक्ट कमांड भेजी थी, इसको मैं अगर ऑन स्क्रीन पे कर दूंगा तो ये फिर मुझे स्क्रीन पे भी दिखा देगा कि अगर मैं 20 स्टिकर निकाल रहा हूँ और इसको ऑन स्क्रीन दिखा दो तो ये स्क्रीन पे दिखा देगा कि ऐसे बारकोड बनेगा, DL01 डोर लॉक राउंड 500 उसकी अमाउंट, ऊपर हमारे सॉफ्टवेयर का यानी कि शॉप का नेम आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे बारकोड प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पे रिटर्न्स आ जाएंगी, फिर परचेज की रिटर्न, जैसे हम परचेजिंग की थी वैसे हम उसकी रिटर्न भी कर सकते हैं, सप्लायर नेम आइटम नेम दे के उसकी क्वांटिटी को रिटर्न डाल सकते हैं। होल सेल की रिटर्न आ जाती है। ठीक है, इसी तरीके से एडिटिंग इनवॉइस है, ग्रुप वोचर है, कोटेशन मेकिंग है, आप कोटेशन भी बना सकते हैं यानी कि पार्टी अगर आपसे एस्टिमेट मांग लेती है तो आप यहाँ पे पार्टी का नेम देंगे, जो भी पार्टी नेम होगा। ठीक है, और या आप कोई एक रैंडम नेम बना के रख लें, उस नाम पे भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे आप बता देंगे जी कि ये लोग हम अगर 2 सेल करें 650 के हिसाब से, और इसके अलावा नेल्स की हम यहाँ पे 2 डब्बियाँ कर देते हैं या 3 डब्बियाँ कर देते हैं, तो वो हम 7 रुपये का नेल देंगे, 7,000 का ये बन गया। तो ये 8300 की आपकी कोटेशन बन गई। इसको आप लेजर पे भी निकाल सकते हैं और थर्मल पे भी। तो यहाँ पे बिल्टी नंबर वगैरह या जो भी आपने डिटेल्स देनी है वो दे के इसकी यहाँ पे एस्टिमेट बिल निकाल के उनको भेज सकते हैं कि ये आपकी डिटेल्स है, आपका इतनी कोटेशन बनेगी। इसी को आप लेज़र पे भी निकाल सकते हैं। लेज़र पे भी जब आप लिखेंगे तो ये इस तरीके से बड़े पेज पे पूरी कोटेशन बन के आ जाएगी कि ये आपकी इतनी चीज़ें की ये रेट्स बनेंगे। ये हमारे स्टॉक में से माइनस नहीं होंगे क्योंकि जस्ट कोटेशन के तौर पे थी। इसके बाद अगर हम आ जाते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट में तो यहाँ पे लेजर है, लेजर डिटेल है, कैश बुक है, ट्रायल बैलेंस है। इसी तरीके से ट्रायल बैलेंस के अंदर भी आप आएँ तो 05 में अगर आप 05001 से लेके 05999 तक सारी पार्टीज का लेक्चर ले लेते हैं तो वो सिर्फ आपको रिसीवेबल्स पार्टीज दिखा देगा, और उसमें अगर आप हैवी अमाउंट रिसीवेबल ले लेते हैं तो जिस पार्टी का सबसे ज़्यादा बैलेंस लेने वाला होगा वो पार्टी टॉप पे आपके पास आ जाएगी। इसी तरीके से क्रेडिट लिमिट ओवर वाली पार्टीज भी आ जाएंगी, और ये सब रिपोर्ट्स अंदर इसमें लगी हुई हैं। बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट आपको इंटर इंटर करके खोलेंगे तो ये पूरी डिटेल दिखा देगा कि आपका लेन देन कितना है टोटल पार्टीज की तरफ, टोटल आपके पास वैल्यू कितने का, स्टॉक कितने का पड़ा है, और आपका प्रेजेंट बिजनेस वैल्यू क्या है, प्लस में है या माइनस में है। ठीक है, प्रॉपर, क्योंकि जब डाटा डलेगा तब फिर वो आपको पूरी डिटेल दिखाएगा। परचेजिंग रिपोर्ट्स हैं, सेल्स की रिपोर्ट्स हैं, स्टॉक की रिपोर्ट्स हैं, यूटिलिटी में यूजर राइट्स हैं, बैकअप ऑप्शन है। इसके अलावा लास्ट ऑप्शन आती है डिलीट की। अगर कोई भी एंट्री गलत हो जाती है पार्टी के लेजर में या स्टॉक के लेजर में तो आप उसका यहाँ पे लेजर खोलेंगे, उसका वोचर नंबर नोट करेंगे। जैसे मैं कहता हूँ ये 20,000 की एंट्री जो मैंने की थी गलत डल गई थी, तो 27/12/2023 उसकी डेट है, 1 वोचर नंबर है और टाइप उसकी आर है। तो ये तीनों चीज़ें हम नोट करके ऑप्शन में जाएंगे डिलीट की। तो 1 वोचर नंबर था, 27/12/2023 हमारी डेट थी और आर टाइप थी। जब हम इंटर करेंगे ये एग्जैक्ट वोचर उठा लेगा वहां से। कीबोर्ड से हम कॉर्नर से एस्केप का बटन दबाएंगे तो देखिए राइट साइड में मैसेज आ गया, डिलीटिंग अमाउंट 20,000, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, तो यस करने पे ये वोचर डिलीट हो जाएगा। और यही चीज आप आके अगर उस पार्टी के लेजर में देखेंगे तो वहां से भी 20,000 की वो एंट्री डिलीट हो चुकी है। और ऑटोमेटिकली अगर स्टॉक की कोई एंट्री डिलीट करेंगे सेल वगैरह की तो वो रिवर्स कर देगी आपके स्टॉक वगैरह को भी। तो अगर मैं सेल की बात करूं, सेल की एंट्री हम पार्टी के लेजर से भी देख सकते हैं,
काउंटर की अगर सेल होगी तो वो काउंटर 1 के लेजर में होगी, तो ये काउंटर 1 के अंदर भी उसका वोचर नंबर और टाइप आ रहा होगा। और अगर काउंटर से भी नहीं देखना चाहते तो हम आइटम के लेजर से भी आइटम देख सकते हैं। अगर आप कहते हैं हमने आइटम गलत स्टॉक डाल लिया था, जैसे नेल्स की एग्जांपल लेते हैं, तो नेल्स का आइटम लेजर लिया, तो ये जो पहली एंट्री हमने 2500 स्टॉक की डाली थी, आप कहते हैं जी 3000 हमारे पास स्टॉक था, हमने गलती से 2500 डाल लिया, तो हम उसका ये डेट नोट करेंगे, वोचर नंबर नोट करेंगे, पी टाइप नोट करेंगे और डिलीट करके फिर इसकी अगेन परचेजिंग यानी कि वहां से आइटम प्रोफाइल से स्टॉक डाल देंगे। या अगर आपने जो बाद में स्मार्ट ट्रेडर से खरीदा था, वो आप कहते हैं जी अभी तक हमने खरीदा ही नहीं था, ये गलत एंट्री है, तो इसको डिलीट करने का भी यही मेथड है, डेट, वोचर नंबर और टाइप। 3P है 27/3 का, तो डिलीट करने के लिए 3 वोचर नंबर, 27/12/2023 टाइप पी, और उसके बाद हम यहाँ पे उसको इंटर करेंगे तो ये एग्जैक्ट वोचर आ जाएगा। अब वो दोनों एंट्रीज को डिलीट कर देगा, क्योंकि इस वो एक वोचर में दो चीजें थी, डोर लॉक भी थे और नेल्स भी थे। स्केप करने पे यहाँ पे हम यस करेंगे तो ऑटोमेटिकली अब आप चेक करेंगे तो नेल्स की जो एंट्री थी 1000 क्वांटिटी की, वो भी डिलीट हो गई, और आइटम लेजर के अंदर ही अगर मैं डोर लॉक की एंट्री चेक करूंगा तो उसमें भी वो एंट्री जो परचेजिंग की थी 3 वाली, वो डिलीट हो गई है। जो पुरानी एंट्रीज थी परचेज और सेल की, वही हमारे पास यहाँ पे शो हो रही है। और इसके अलावा कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं।